लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। कर सको तो अपनी बारी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो, वो हुनर पैदा करो। चाहते सम्मान से हो जीना अगर इस देश में, साथियों हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। साथियों हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। आज के मंच पे माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित गेस्ट, आप सभी साथीगण, आज का विषय बहुत बेहतरीन है जो किसानों पर चर्चा हो रही है। अभी माननीय बड़े भाई दया सागर बौद्ध जी ने बहुत विस्तार में, मैं बैठ के सुन रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने इस पर चर्चा किया। मैं समझता हूँ उसे रिपीट करना तो समय का जाया होगा। मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये माननीय किसान यूनियन जो काम कर रही है, संघर्ष कर रही है, ये मात्र किसानों का अपना संघर्ष नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये पूरे देश के नागरिकों का संघर्ष है। आज 25 रुपये किलो गेहूँ आटा मिल रहा है। अगर संघर्ष फेल हो गया तो यही आटा 120 रुपये किलो मिलेगा। अडानी और अंबानी अपने उससे निकाल के देंगे, 120 रुपये किलो मिलेगा, 150 रुपये किलो मिलेगा 1 किलो आटा। तब हम लोग महसूस करें कि हमारे बच्चों को कैसे मैं पालूंगा, कैसे मैं खुद अपने पालूंगा, कैसे हमारे नाती पोता पलेंगे। एक हार्ड वर्क है। अभी समाज किसान यूनियन को साथ नहीं दे रहा है। जब किसान यूनियन इन केस कहीं अगर फेल होती है तो उसके लिए हम आप सभी लोग भी जिम्मेदार होंगे, अकेले किसान यूनियन जिम्मेदार नहीं होगी। इसलिए हमें जहां मौका मिले, जो प्लेटफॉर्म मिले, जैसे मैं सहयोग कर सकूं, तन मन धन से, शरीर से या बुद्धि विवेक से या पैसे से, हम जैसे भी उनको सपोर्ट कर सकूं, मुझे ईमानदारी से उनको सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर का एक सपना था। ये 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में डॉक्टर अम्बेडकर आए थे। विक्टोरिया पार्क में, चौक में विक्टोरिया पार्क है, इस समय तो ज्योतिबा फुले पार्क नाम से है। और उस कार्यक्रम में आने से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। डॉक्टर अम्बेडकर 25 अप्रैल का कार्यक्रम था, 24 अप्रैल को ही डॉक्टर अम्बेडकर लखनऊ में आ गए। और हजरतगंज में नरही में एक गली है, उसमें माननीय शिवदयाल सिंह चौरसिया जी रहा करते थे। शिवदयाल सिंह चौरसिया जी से डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत अच्छी मित्रता थी। और डॉक्टर अम्बेडकर आए और शिवदयाल चौरसिया जी के यहाँ बैठे और ये टेबल रखा था, आपस में एक दूसरे के साथ चाय पी रहे थे टेबल के बीच में। चौरसिया जी ने कहा, बाबा साहब आप ये बताइए, आपने एक संस्था बनाई है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेकिन आपका जो कारवां है, जो काम है, सभी वर्गों के लिए है। ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आपने क्यों बनाई? इसको अगर बदलना चाहें तो हम लोग बैकवर्ड क्लास में आता हूँ, हम लोग भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, ठीक है माननीय चौरसिया जी, कल हमारे साथ कार्यक्रम में चलिएगा, इसका जवाब मैं वहाँ कार्यक्रम में दूंगा। चाय पिए, खाना खाए, सो गए, बात ख़त्म हो गई। सुबह कार्यक्रम में पहुँच गए। कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम चल रहा था डॉक्टर अम्बेडकर देखने के लिए। 1948 में शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग देखने के लिए आए थे डॉक्टर अम्बेडकर कैसे हैं। और 1948 में हमारे पूर्वजों के शरीर पे कैसे कपड़ा रहा होगा, ये तो आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं। अगर शर्ट है, पूरा बटन खाली है, लुंगी लगा के आ रहे हैं, कोई कैसे आ रहा है। उस समय हमारे समाज की ये दशा थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने देख के विचलित हुए कि ये हमारा समाज है। तो डॉक्टर अम्बेडकर, बहुत सारे विचार लोगों ने रखे। जब डॉक्टर अम्बेडकर नंबर आया बोलने का, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संकेत दिया माननीय चौरसिया जी को, चौरसिया जी कल आपने हमसे कुछ कहा था
मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। बातें उन्होंने बहुत किया, जो मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जिस समय ये शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे, और पढ़ लिख करके आपस में भाईचारा बनाना शुरू कर देंगे, आपस में प्रेम मोहब्बत बनाना शुरू कर देंगे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड में, माइनॉरिटीज़ में, और भाईचारा बना करके अपने अधिकारों का लिए गवर्नमेंट से लड़ना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट से अपने हक मांगना शुरू कर देंगे, संघर्ष करना शुरू कर देंगे। उस समय का जो माहौल होगा, गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण हमारे जूते का फीता खोलने में और बांधने में फक्र महसूस करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि डॉक्टर अम्बेडकर गोविंद बल्लभ पंत बगल में बैठे हुए हैं, क्योंकि वह अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम का, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं। जिस समय ये शेड्यूल कास्ट लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे, पढ़ लिख करके आपस में भाईचारा बनाना शुरू कर देंगे, भाईचारा बना करके अपने अधिकारों को सरकार से मांगना शुरू कर देंगे, सरकार से छीनना शुरू कर देंगे। उस समय गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण, एक बार ब्राह्मण उन्होंने संबोधित किया था, एक बार मुख्यमंत्री संबोधित किया था। गोविंद बल्लभ पंत जैसे मुख्यमंत्री इस समाज का जूता का फीता खोलने में और बांधने में गर्व महसूस करेंगे। साथियों, वो सपना रह गया, लेकिन उस सपने को माननीय कांशीराम साहब ने देखा। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम ले रहा हूँ। माननीय कांशीराम साहब ने देखा कि 1952 में ये पिछड़े वर्ग का रिपोर्ट आ चुकी है, मंडल आयोग की रिपोर्ट, इनकी आबादी 52% है, लेकिन ये लागू नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। कांशीराम साहब ने 84 में पार्टी बनाई थी, और पार्टी बनाने के बाद बुलंद नारा उन्होंने किया था, मंडल आयोग लागू करो वरना गद्दी खाली करो, चाहे मुख्यमंत्री गद्दी हो चाहे प्रधानमंत्री गद्दी हो। ये उन्होंने नारा बुलंद किया 84 में, और 6 साल में 1990 आते आते गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया, और 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग लागू हुआ भारत सरकार में। माननीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी थे, और पूरे देश में पिछड़े वर्गों का ये रिपोर्ट लागू हुई। लेकिन लागू हुई अभी, जैसे हमारे बड़े भाई वाई सिंह जी बता रहे हैं, हमारी आबादी 52% है, लागू हो रहा 27%। ये भी हमारे साथ धोखा है, लेकिन लागू हुआ 27%, मिलना शुरू हुआ, उसमें भी तमाम कंडीशन लगा दिया गया। और कंडीशन ये हुआ कि 10 लाख रुपए जिसकी ज़्यादा आमदनी होगी उसको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। बहुत कंडीशन लगा दिया गया और तमाम बाधाएं पैदा कर दिया गया। आज बैकवर्ड को भी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो मिलना चाहिए। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, समय का अभाव है, बातें बहुत लंबी हो सकती है, फिर कभी मौका मिलेगा बात किया जाएगा, लेकिन कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज़ में कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। सभी लोग अगर इस दिशा में कोशिश करेंगे तो हम लोग काम बहुत आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुत्तहिद हो के उठो कौम संवर जाएगी, तुम जिधर जाओगे दुनिया उधर जाएगी। ये किसी शायर ने 2 लाइनें कही हैं। और अब हम बाबू जी को बुलाना चाहते हैं, बाबू सुरेंद्र सिंह जी को, और 2 लाइनें उनके लिए भी कहेंगे कि काम ऐसे करो पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो निशान बन जाए। लोग ज़िंदगी तो यूं ही जी लेते हैं, ज़िंदगी ऐसे जियो मिसाल बन जाए। पिछले 85 साल की उम्र में आज हैं, लेकिन बैकवर्ड के दर्द के लिए आज भी कार्यरत हैं, दौड़ रहे हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह यादव जी। भाई असलम साहब ने मुझसे कहा है कि पिछड़े वर्ग का बंटवारा जो किया गया, इसके ऊपर मैं कुछ कहूँ। दोस्तों, शुरू से ही
मैं बड़े गौर से अपने मित्रों की बातें सुन रहा था। भाई विनीत जी ने अपनी बात कैटेगरिकल ढंग से सबके सामने रखी और बड़ी मतलब की बात कही। हमारे मंच पर बैठे जो मेरे मित्र हैं, इन लोगों की बातों को भी, महानुभावों की बातों को भी मैंने गौर से सुना। आप लोगों की बातों को भी मैंने सुना। ख़ास तौर से किसान की समस्या के ऊपर सभी लोगों ने अपनी बातें कही। मैं अपने सभी दोस्तों की बातों से अपने को जोड़ता हुआ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक नारा दिया था, कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये जो बात उन्होंने कही थी, दरअसल उस वक्त उन्होंने समझ लिया था, सोच लिया था कि आगे आने वाला भारत, आगे आने वाले लोग, आगे आने वाले शासक जो देश को चलाने का संकल्प करेंगे, जो देश की जनता के सामने अपनी बातें रखेंगे, उनका क्या नज़रिया होगा। पहले ही जान गए थे वो कि ये देश की जनता जो है, ख़ास तौर से इसका जो बहुसंख्यक समाज है, दलित समाज, पिछड़ा समाज और पिछड़ों में जो अल्पसंख्यक समाज का 80% समाज पिछड़ों में है, उसके साथ में क्या अन्याय होगा, उसके साथ उसको उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, ये उन्होंने पहले ही समझ लिया था। इसलिए उन्होंने 3 बातें कही थी कि शिक्षित बनो। मैं सबसे पहले शिक्षा की बात कहता हूँ कि आज तमाम बातें उठी, लेकिन शिक्षा के ऊपर मैं समझता हूँ संतोषजनक बात नहीं आई सामने। हम शहर में यहाँ बैठे हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, ज़रा आज गांव की तरफ देखें। वर्तमान में वहाँ की शिक्षा का असर क्या हो रहा है। क्या वहाँ के कॉलेजेस खुले हुए हैं? क्या वहाँ के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है? क्या वहाँ के जो इंटर कॉलेजेस थे वो चल रहे हैं? इस कोरोना काल में, हम कोरोना काल, भाई साहब ने कहा कि कोरोना कुछ नहीं था, मैं इस पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कोरोना काल की आड़ लेकर के सारी शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करने का काम किया गया। सारे स्कूल बंद पड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जो वो सामने लैपटॉप या कुछ रख करके जो पढ़ाई होती है, क्या वो देहात तक जा रही है? क्या वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या देहात के किसान उसको बियर कर सकते हैं? एक बात इस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ी सोची समझी नीति चल रही है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है उसको शिक्षा से दूर कर दो, शिक्षित न हो। और जब शिक्षित नहीं होगा तो संगठित भी नहीं होगा, और संगठित जब नहीं होगा
तो संघर्ष करने का मज़ा भी नहीं सीख पाएगा, जान पाएगा। तो शिक्षा पर कुठाराघात इतना ज़बरदस्त आज किया गया है कि मैं तो उसके ऊपर गौर सोचता हूँ, सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती, कैसे बनेगा। शहर में पढ़ाई होती है, वो उधर से टीचर कहीं बैठा हुआ है, मोबाइल पे लड़का पढ़ रहा है, वही मोबाइल जिसके अंदर वो घर के अंदर सीरियल देखता है, क्या पढ़ेगा उससे। तो शिक्षा की पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई है। इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पावर आप पास है, गवर्नमेंट पास, पैसा गवर्नमेंट पास है, कानून बनाने की शक्ति उनके पास है, कैसे वो लागू करेंगे इसके ऊपर कमेटी बनाए, गौर करें। शिक्षा तो ऐसी कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन कर दो इस देश के अंदर। कंपलसरी एंड फ्री, वर्ड कंपलसरी कह रहा हूँ। कंपलसरी का मतलब है गांव का प्रत्येक बच्चा जाकर के स्कूल में पढ़ने जाएगा, कंपलसरी होगा उसके लिए पढ़ने जाना। अब कहते हैं कैसे लागू होगा, तुम लागू करो, मेरी कहने की जिम्मेदारी है, लागू करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, मैं नहीं लागू कर पाऊंगा। लागू तुम करो, तो गद्दी तुम बैठे हो, शासन तुम कर रहे हो, पैसा तुम खर्च कर सकते हो, सारा पैसा तुम्हारे पास जाता है, तो लागू करो, कानून बना दो। कंपलसरी एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन अप टू हाई स्कूल कम से कम फ्री अगर है तो भाई ठीक, लेकिन कंपलसरी नहीं है, इसलिए उसको मैं फ्री नहीं कहता हूँ। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दो। मैं राष्ट्रहित की बात कर रहा हूँ। सारा देश 10 साल में साक्षर हो जाएगा। अनपढ़ गांव का एक व्यक्ति नहीं मिलेगा अगर कंपलसरी कर दो। अगर नहीं करोगे तो आज मैं देख रहा हूँ 10 साल के बाद सारा का सारा गांव जो है वो अशिक्षित हो जाएगा और जिधर दौड़ाना चाहेंगे उधर दौड़ता चला जाएगा। ये इनकी नीति है, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। और इस अप टू हाई स्कूल, और हाई स्कूल के बाद में प्रोफेशनल एजुकेशन लागू कर दो। नौजवानों की कमी हमारे यहाँ नहीं है, उनको फैसिलिटीज़ दो, उनको पैसे दो, मुफ्त ऋण के ऊपर ऋण उनको दो, पैसा दो, वो अपना सब सामान लेकर के बैठ जाएंगे, व्यवसाय में लग जाएंगे, व्यवसाय करेंगे। उनको मार्केट दो, कच्चा माल दो, और पक्का माल जब तैयार करें उसकी मार्केट उनको दो, सप्लाई भी हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा। मैं राष्ट्रहित की बात कर रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा। करो तुम, सत्ता तुम्हारे हाथ में है, सोचना हमारा काम नहीं, तुम्हारा काम है। कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, उसके बाद में व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन, और उसके बाद भाई साहब 1 मिनट लेंगे आपका, उसके बाद सेम टाइप ऑफ एजुकेशन एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति को एक समान शिक्षा हो। ऐसा नहीं होगा कि हमारा बच्चा एसी में पढ़े और गांव का बच्चा है लालटेन टिप्पी और कुप्पी में पढ़े। आप व्यवस्था करो ऐसी, वैसे प्राइमरी स्कूल खोलो, वैसे गांव में कॉलेजेस खोलो, वहाँ पर व्यवस्था करो। एक ऑफिसर का बच्चा भी वहीं पढ़ने जाएगा और एक गांव के आदमी का भी बच्चा वहाँ पढ़ने जाएगा। कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन के बाद में ये मतलब सेम टाइप ऑफ एजुकेशन, एक ही तरीके की शिक्षक हो। वहाँ पर तो कहेंगे साहब वो पैसा खर्च कर सकते हैं, वो कहाँ गांव पढ़ने जाएगा। भाई करो, वैसे कॉलेज गांव में करो, यहाँ खोलो, और उसके बाद में रिजर्वेशन, उसके फ्री कंपटीशन कर दो। ये बात मैं कह रहा हूँ, सेम टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर एवरीबॉडी एंड फ्री कंपटीशन कर दो। बैकवर्ड क्लासेस के लोग, एससी के लोग, ट्राइबल लोग, दिमाग की कमी किसी के पास नहीं है, उसको compete करेंगे। आगे वाली बात
मैं पर्सनल हो सकती उसको नहीं कहूँगा, वरना पेपर में वही छाप देंगे कि पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष ने ये कह दिया। लेकिन ये फार्मूला जो मैंने आपके सामने दिया है, इसको लागू करो। कैसे लागू करो तुम जानो, कमेटी बनाओ, सोचे हो। तो इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में मैंने एक फार्मूला दिया है और इस फार्मूले को मैंने 2-3 बार कहा है, भाई लागू करो, समझो। तो दोस्तों, इसके बाद अगर ये कर देते हो तो रिजर्वेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रिजर्वेशन की बेईमानी तो आप जानते होंगे सब लोग। रामनेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पर, तो उन्होंने 15% रिजर्वेशन लागू कर दिया। हालांकि इसी के ऊपर उनकी गवर्नमेंट भी चली गई थी। मैं चौधरी साहब के करीब था, आगे वाली बातें क्या कहे। बहरहाल उनकी गवर्नमेंट जो है इसी 15% के लिए चली गई थी और बेईमानी भी उसी वक्त से शुरू हो गई। बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो हैं वो 15% जी, यानी मेरिट में चाहे जितने आ जाएं, लेकिन काउंट उनको उसी में हो जाएगा। ये बेईमानी उस समय से शुरू हो गई। और उसके बाद में जब अनिल जी ने इस बेईमानी को समाप्त करने का कोशिश किया तो उनको ही समाप्त कर दिया गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि रिजर्वेशन के ऊपर इतना बवाल जो हो गया है, उसके ऊपर मेरा कहना यही है कि एजुकेशन को ठीक कर दो। दूसरी चीज़ सामने आती है संगठित। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संगठित हो। बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट इतना और ट्राइबल जितनी है इतना है कि अगर चाहे जाए तो सत्ता पे काबिज हो सकता है। मैं प्रत्यक्ष बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? डॉक्टर दाऊजी गुप्ता इस संगठन के अध्यक्ष थे। मेरे कमरे में डॉक्टर दाऊजी गुप्ता, चौधरी ज्ञान सिंह, गोपीलाल राही और मैं ये बैठ करके मशवरा हुआ कि अगर चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम अगर एक फ्रंट पे आ जाएं तो काम कुछ बन सकता है। ये शुरुआत मेरे ऑफिस से हुई, बैकवर्ड क्लास के ऑफिस से हुई। और इसको ले करके बाबूजी के पास गए। बाबूजी सामने बैठे थे मेरे। चौधरी ज्ञान सिंह हमारे ट्रेड यूनियन लीडर थे। उन्होंने साफ कह दिया कि बाबूजी आप चाहते हैं कि आप चौधरी साहब बात करें, एक साथ चलें। बस नाराज हो गए वो, क्योंकि दोनों में यूँ थी। तो हमने देखा कि डॉक्टर दाऊजी हमने तरफ देखा और उन्होंने कहा ये किस्सा ही बदल जाएगा। तो हमने यूँ ही सामने बैठे थे मेरे, तो हमने बाबूजी पहला चांस मेरा था इतनी महान विभूति से मुलाकात का। हमने कहा बाबूजी क्या मेरी बात आप सुनेंगे? तो 1 मिनट खामोश रहे। उसके बाद हाँ इशारा किया, यूँ ही आँख से इशारा किया, कहो। तो मैंने उनसे कहा कि हम पिछड़े वर्ग के लोग उत्तर प्रदेश की जनता की ख्वाहिश लेकर के आपके सामने आए हैं कि आप और चौधरी चरण सिंह अगर एक साथ एक फ्रंट पे चले तो देश बदल सकता है, शासन बदल सकता है। तो 1 मिनट वो खामोश रहे और उसके बाद में हाँ कहो। तो जाकर के मैंने दाऊ जी को संकेत किया, हमने कहा बात करो। बात हुई और उसके बाद अमोघपुर में एक सम्मेलन हो रहा था ज़बरदस्त। बैकवर्ड क्लास का दोपहर से हो गया था, पहले किसी दूसरी बिरादरी का था। तो उसके अंदर चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम दोनों लोग आए, आकर के भाषण दिया, कुछ और भी बातें हुई वहाँ पर। और उसके बाद में ये लोग चले। आगे किस्सा हमको नहीं मालूम है, लेकिन गवर्नमेंट पलट गई थी। इस बात की एविडेंस कि चौधरी साहब जगजीवन राम एक साथ आए थे, डॉक्टर दाऊ जी को गुप्त के कमरे में डैश का फ़ोटो आज भी लगा हुआ है, जिसके ऊपर मात्र चौधरी साहब हैं, जगजीवन राम जी हैं, बाबूजी, डॉक्टर दाऊ जी हैं, हम हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय वहाँ के जो हैं बैकवर्ड क्लास के। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से
जब बातें चली हैं तब जाकर के चेंज हुआ है, और उसके बाद नहीं। दोस्तों, एक बात और होती है कि भाई साहब ने कहा बैकवर्ड कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट की एकता वाली बात। भाई ब्रजलाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ अटैच रहे हैं, जानते हैं। इस बात का हामी मैं बहुत पहले से रहा हूँ, अपनी वकालत की शुरुआत से। आज तो 54 साल हो गए। कई कांड हुए हैं, वहाँ पर दोनों की साथ चले हम। हमारे रैदास मंदिर में जहाँ मेरा ऑफिस है, एक बार ये आज के जो अध्यक्ष हैं उसके अरवई यादव साहब जानते हैं, वो आए तो हमने उनसे, हमको लड़के बुला ले, यही बात मैंने कही तो उन्होंने कहा कि यादव साहब मेरी दुखती रग को छेड़ दिया। बैकवर्ड कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट की एकता की बात कही थी। बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग अगर एक साथ हो जाएं, अगर एक विचारधारा पकड़ लें, तो मैं समझता हूं कि कोई शक्ति नहीं है जो प्रदेश के और देश के शासन को रोक ले। लेकिन हो कैसे? इसमें समझदारी की बात है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात है, अपने स्वार्थों की बात है। हमको छोड़ना पड़ेगा। 2 बार गवर्नमेंटें आई, नाम नहीं लेना करेंगे, आज भी वही है। हमारा जो लीडर है और हमारे जो लीडर हैं एससी के, बैकवर्ड क्लास के, खुलासा कह रहा हूँ, उनके चारों ओर बैरिकेडिंग किसकी है? कौन लोग बैठे हैं उनकी नीतियां बनाते हैं? कैसे मिलने देंगे? नहीं मिलने देंगे। चाहे जितना आप प्रयास कर ले, हम लोग प्रयास कर ले, दोनों को मिलने नहीं देंगे। इसलिए नहीं मिलने देंगे कि दोनों ऐसे हैं जो मोमेंट से उठ करके नहीं आए। काशीराम जी ने जो मेहनत की थी उन्होंने किया था, उसका नतीजा मिला था, लेकिन एक नहीं होने देंगे। आज भी वही चीज़ चल रही है, बीच में भी हो गया है। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं, नहीं होने देंगे। जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, 10% उनका रिजर्वेशन कर दिया गया। जिस वक्त मंडल आयोग लागू हुआ था, मंडल आयोग की रिपोर्ट, उसके बड़ा इतिहास है। उस वक्त बैकवर्ड क्लासेस ने ये कहा था कि हमको आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण चाहिए, जीवन के प्रत्येक एस्पेक्ट में भी मुझे आरक्षण चाहिए, खाली मुलाजमत में नहीं, हर जगह चाहिए। 52% हम 52% उस समय थे। आज भी मैं इस बात का हामी हूँ, इस फ्रेंड से कहता हूँ कि हमारा आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन होना चाहिए। और जब तक ये बात नहीं आती, अन्याय हमारे साथ होता रहेगा। 27% रिजर्वेशन हुआ था, उसी दिन से इस रिजर्वेशन को समाप्त करने की बात करने की अंदर अंदर चलने लगी। उत्तरांचल रिजर्वेशन हुआ, हम लोगों ने रिट फाइल कर दी थी। इकनॉमिक रिजर्वेशन की बात चलने लगी। अब आप देखिए साहब, 10% उसका रिजर्वेशन हो गया, 60% से ऊपर उनका हो रहा है। हमारे साथ बेईमानी हो रही है कि हमारे बच्चे अगर मेरिट में आ जाते हैं तो उनको उठा करके उसी 27% ढकेल दिया जाता है। बेईमानी है। संविधान की मंशा ये थी कि जो मेरिट में बच्चा आता है बैकवर्ड क्लास का, इसको मेरिट के अंदर काउंट होना, मेरिट में आता है, उसको उधर जाना चाहिए। शेष को 27% दीजिए, तब जाकर पूरा होगा। और 27% जो दिया भी गया था, लागू हुआ, मजबूरन लागू हुआ, वो भी 27% पूरा नहीं हुआ। चाहे जिस ऑफिस में आप देख लीजिए जाकर के, 27% पूरा नहीं हुआ है। अब तो धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोगों को संगठित होकर के संघर्षरत होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के काम बनने वाला है। और अब एक संघर्ष खड़ा होता है राजनीति की तरफ। हम राजनीति नहीं करते, लेकिन राजनीति की तरफ हमारी पैनी दृष्टि होनी चाहिए।
राजनीति किधर जा रही, राजनीति ये हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वरना राजनीति में ऐसे लोग चले जाते हैं जिनको आरक्षण का मतलब ही नहीं मालूम। बात हुई है हमसे, मालूम ही नहीं कि कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसे लोग जब जहाँ से चुन करके जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। और एक बात है जिस पे कोई राजनीतिक दल नहीं बोल रहा है, ईवीएम की बात। आप चाहे जितना कूट कर डालें, बिहार में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्या होगा, क्यों नहीं ईवीएम की बात आप उठा रहे हैं? आपको उठाना चाहिए, लेकिन वहाँ तो स्वार्थ टकरा रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जब तक ये मुद्दे ऐसे नहीं हैं, जब तक इनके ऊपर कुठाराघात न और बात आप लोग करेंगे, सामाजिक व्यक्ति ईवीएम की बात उठाएगा, ये लोग नहीं उठाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, किसानों की बात तो काफ़ी कही गई। किसान तो इस पिछले काल में खड़ा रहा और उसको विचलित नहीं हुआ। ये निगाह हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर पड़ी कि किसान को पहले तोड़ना चाहिए, लिया जाए दुनिया भर एक कानून है। भाई मुन्ना सिंह ने आयोग की बात कही, समझाया। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए।